नोबल री के एपिसोड 1 की कहानी एक छोटे लड़के से शुरू होती है जो कि एक अनजान कमरे में अपनी आंखें खोलता है। धीरे धीरे जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक लेडी उसे ही देखे जा रही थी। पहले तो वो सोचता है कि वो उसकी माँ है, बट तुरंत उसे रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है। कंफ्यूजन में वो अपने हाथों की तरफ देखता है और पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि अब वो एक बच्चा बन चुका होता है। एंड तभी उसके सामने एक स्टेटस स्क्रीन खुल जाता है। तभी उसके सामने एक लंबी दाढ़ी मूंछों वाला आदमी आता है। वो लेडी उसे काफी रिस्पेक्ट से किंग कह के बुलाती है। वो आदमी बच्चे के पास आके उसे ध्यान से देखने लगता है। उसे देख के बच्चा सोचता है कि क्या ये आदमी इस दुनिया का एक एम्परर है। थोड़ी ही देर में उसे एक प्रीस्ट के सामने ले जाया जाता है नेमिंग सेरेमनी के लिए। उस सेरेमनी में उसका नाम नोआ रखा जाता है एंड उसे 13th इंपेरियल प्रिंस अनाउंस किया जाता है। नोआ अपने स्टेटस फिर से चेक करता है और देखता है कि इंपेरियल प्रिंस उसकी टाइटल लिस्ट में ऐड हो चुका है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि नोआ इस किंगडम के एम्परर का बेटा है। नेमिंग सेरेमनी खत्म होते ही एम्परर प्रीस्ट से पूछता है कि नोआ की एबिलिटी क्या है, जिस पे प्रीस्ट जवाब देता है कि नोआ की एबिलिटी वाटर है एंड उसे एल्मीरिया नेशन देना सही रहेगा, जहां वाटर क्लैन के बहुत सारे लोग रहते हैं। ये सुन के एम्परर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद एम्परर प्रीस्ट को नोआ के सारे स्टैट्स रिवील करने को कहता है। जैसे ही प्रीस्ट स्टैट्स बताता है, कमरे में मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक न्यूबॉर्न के हिसाब से उसके स्टैट्स काफी इम्प्रेसिव होते हैं एंड उसकी वाटर एबिलिटी एस रैंक तक पहुंच चुकी होती है। एंड इस दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी न्यूबॉर्न का कोई स्टैट एस रैंक पर हो। एंड सभी लोग समझ जाते हैं कि नोआ आगे जाके बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। अब तक नोआ को रियलाइज हो चुका होता है कि वो किसी दूसरी दुनिया के एक नोबल फैमिली में री इनकारनेट हो चुका है एंड वो जिस एम्पायर में रहता है उसे मीरस एम्पायर कहा जाता है, जो कि वॉरियर्स की एक बहुत ही पावरफुल नेशन है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ अब 6 साल का हो चुका है एंड अब तक उसे एक बात समझ में आ चुकी है कि उसके जो हाई स्टैट्स हैं वो उसके सबॉर्डिनेट्स की वजह से हैं एंड अल्मीरिया नेशन की वजह से ही नोआ का वाटर एबिलिटी स्टैट एस रैंक तक पहुंच चुका है। तो इससे नोआ ये समझ जाता है कि जितने ज्यादा अच्छे सबॉर्डिनेट्स उसके पास होंगे उतनी ही ज्यादा उसके स्टैट्स होंगे। फिर हम देखते हैं कि जब मेड्स नोआ को रेडी कर देती हैं एंड नोआ वहां से चला जाता है, तब वो लोग बोलती हैं कि नोआ बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग है और मैच्योर भी एंड उसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा काम एंड कंपोज्ड है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड एक मेड आके नोआ को बोलती है कि क्राउन प्रिंस एंड फोर्थ प्रिंस नोआ से मिलने आए हैं एंड उन्होंने कहा है कि नोआ आराम से अपना खाना खत्म करके फिर आ सकता है। बट नोआ जानता है कि क्राउन प्रिंस कौन होता है एंड वो उसे वेट नहीं करा सकता एंड इसीलिए वो तुरंत उन दोनों के पास आ जाता है एंड अपने बड़े भाई एल्बर्ट एंड हेनरी को ग्रीट करता है। इनमें से एल्बर्ट क्राउन प्रिंस है एंड ग्रीटिंग्स के बाद एल्बर्ट नोआ से कहता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है एंड तभी एक डरा हुआ सर्वेंट एक बॉक्स को अपने साथ लेकर अंदर आता है। उस बॉक्स से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिससे पूरा कमरा हैवी एंड टेंस हो जाता है। एल्बर्ट सर्वेंट को उस बॉक्स को खोलने के लिए कहता है एंड जैसे ही वो बॉक्स खुलता है, नोआ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस बॉक्स में एक स्वॉर्ड थी जिसमें से काफी सारे लोगों की चीखने एंड चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नोआ समझ जाता है कि ये एक कर्स्ड स्वॉर्ड है, बट तभी एल्बर्ट नोआ से वो स्वॉर्ड उठाने को कहता है। इवन दो नोआ उस स्वॉर्ड को उठाना नहीं चाहता था, पर वो क्राउन प्रिंस की तरफ से एक डायरेक्ट गिफ्ट को मना भी नहीं कर सकता था एंड यही सोच के वो ये स्वॉर्ड उठा लेता है। शुरू शुरू में उसे ये स्वॉर्ड थोड़ा हैवी लगता है, बट वो उसे कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद एल्बर्ट बताता है कि इस स्वॉर्ड का नाम लिवायथन है एंड इसे एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड माना जाता है एंड इसी के साथ ये एक नेशनल ट्रेजर भी है।
अब तक लगभग 120 लोग इसे मास्टर करने के चक्कर में मारे जा चुके हैं। ये सुनने के बाद नोआ का फेस नर्वस हो जाता है। हेनरी ये नोटिस कर लेता है एंड वो उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हेनरी नोआ को समझाता है कि जो भी इंसान इस स्वॉर्ड के लायक नहीं होता और इस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, तो स्वॉर्ड का कर्स उसे उसी मोमेंट मार देता है। इस हिसाब से नोआ का बिना किसी प्रॉब्लम के स्वॉर्ड को उठा पाना ये प्रूव करता है कि वो इस स्वॉर्ड के कुछ हद तक वर्दी है। इसके बाद एल्बर्ट नोआ को इस स्वॉर्ड को उठा पाने के लिए शाबाशी देता है एंड वहां से चला जाता है। एल्बर्ट के जाते ही नोआ के दिमाग में गुस्सा भर जाता है। वो सोचता है कि एल्बर्ट पूरे टाइम उसे टेस्ट कर रहा था और वो भी ऐसी चीज से जो कि उसे काफी आसानी से मार सकती थी। नोआ एल्बर्ट को काफी कुछ भला बुरा कहना चाहता था, पर वो अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने क्राउन प्रिंस के अगेंस्ट कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो शायद उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं, हेनरी एल्बर्ट से पूछता है कि क्या लिवायथन स्वॉर्ड को नोआ के पास छोड़ना एक सच में अच्छा आइडिया था, जिस पे एल्बर्ट बोलता है कि लिवायथन जैसा ब्रिलियंट स्वॉर्ड नोआ जैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के पास होना ही सही है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां नोआ की एक मेड जोई काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, जिस पे नोआ उससे पूछता है कि उसे क्या परेशानी है, बट जोई नोआ को अपनी पर्सनल परेशानी बता के उसे भी परेशान नहीं करना चाहती थी एंड बोलती है कि सब कुछ ठीक है। बट नोआ के इंसिस्ट करने पे जोई बताती है कि कुछ टाइम पहले उनके होम टाउन में एक भयानक फ्लड आया था, जिसकी वजह से उसका पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया एंड साथ ही में उनका फार्म भी डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि उसकी माँ का एक लौता इनकम सोर्स था एंड इसीलिए वो थोड़ी परेशान थी। जो सुनने के बाद नोआ कहता है कि वो उसकी माँ को यहाँ मेंशन में जॉब देगा एंड वो यहाँ जोई के साथ ही रह भी सकती है। जो सुनने के बाद जोई खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है और बार बार नोआ को थैंक्स भी बोलती है। इसके बाद नोआ बटलर ढीलन को बुलाता है एंड उसे फ्लड के सिचुएशन के बारे में बताता है एंड बोलता है कि वो जोई के होम टाउन जाए और वहाँ जितनी हो सके उतनी लैंड खरीद ले। नोआ जानता है कि डिजास्टर के बाद वहाँ केओस फैलेगा एंड लोग उस सिचुएशन का फायदा उठाने जरूर आएंगे, इसीलिए वो चाहता है कि वहाँ की लैंड को पहले ही सिक्योर कर लिया जाए। धीलन इस ऑर्डर को सुन के काफी सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि नोआ इतना यंग होने के बावजूद भी इतनी दूर की सोच पा रहा है। असल में नोआ ऐसी सिचुएशंस अपनी पास्ट लाइफ में देख चुका होता है, पर वो ये सब किसी को बता नहीं सकता। एंड फिर ढीलन बताता है कि आइडिया तो काफी अच्छा है, पर इतनी सारी लैंड खरीदने के लिए काफी सारे पैसे चाहिए होंगे। जो सुनने के बाद नोआ कुछ टाइम तक सोचने लगता है एंड कैपिटल के पास जो नोआ के नाम पे एक लैंड है वो उसे सेल करने का कहता है। डीलन ये सुनने के बाद बोलता है कि शायद ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, एज वो लैंड खुद एम्परर ने नोआ को गिफ्ट करी थी एंड बिना एम्परर के परमिशन के उसे सेल करना एक सीरियस क्राइम ही माना जा सकता है। जिसपे नोआ डीलन से कहता है कि उसे एम्परर के पनिशमेंट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है एंड इस डिसीजन की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा। नोआ कहता है कि नोबल होने का यही मतलब होता है कि खुद की लाइफ सेक्रीफाइस करना ताकि लोगों की लाइफ इजी बन सके। ढिलिन नोआ के कहने का मतलब समझ जाता है एंड वो भी नोआ को थैंक यू बोलता है क्योंकि ये ढिलिन का भी होम टाउन था और वो बोलता है कि वो नोआ के हर एक डिसीजन के साथ खड़ा रहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ खुद भी 200 जाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहां पे फोर्थ प्रिंस हेनरी आ जाता है एंड सभी लोग उसकी रेस्पेक्ट में झुक जाते हैं। हेनरी ने नोआ से पूछा कि कहीं जाने की तैयारी है क्या। नोआ ने जवाब दिया कि मैं 200 जा रहा हूँ, एज वहां पे फ्लड आई थी तो वहां की हालत मैं खुद अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। हेनरी की नजर एक गाड़ी में रखी बॉक्स पर पड़ी जिसमें वो मैजिकल स्वॉर्ड रखी थी। हेनरी नोआ को थोड़ा साइड में ले गया और सीरियस होके बोलने लगा कि ये स्वॉर्ड काफी डेंजरस है, इसकी पावर अजीब है और ये हर किसी की नहीं सुनती। नोआ ने शांत होके कहा कि मैं इसे अभी यूज नहीं करूंगा, बस इसे साथ रख के समझना चाहता हूँ।
हेनरी ने उसे चेतावनी दी कि जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। नोआ ने कहा कि वो ये सब बातें याद रखेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ अब 200 पहुंच चुका है और वहां की सिचुएशन बहुत ही खराब थी। चारों तरफ पानी के निशान थे और सारे घर टूट चुके थे। नोआ वहीं खड़ा सब देखता रहा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि सिर्फ पैसे बांटने से यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ सही प्लानिंग एंड रीडेवलपमेंट की जरूरत है। उसने धीलन को गवर्नमेंट ऑफिस भेज दिया ताकि लैंड पेपर्स की सही तरीके से जांच हो सके। नुआ कहता है कि फ्लड में यहाँ लोगों के सारे कागज बह गए होंगे और अगर सही समय पर इन लोगों की मदद नहीं करी गई तो चालाक लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। जोई ये देख के हैरान हो गई कि नुआ एक नजर में इतना सब कुछ कैसे समझ गया। नुआ जोई के साथ खुद यहाँ के लोगों की हालत देखने के लिए निकल पड़ा। जोई नोआ से कहती है कि यहाँ से आगे जाना रिस्की हो सकता है और फ्लड आने की वजह से यहाँ की जमीन धंस सकती है। नोआ हल्के से मुस्कुरा के बोला, अगर मैं खुद नहीं देखूंगा तो सही डिसीजन कैसे लूंगा, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। जोई भी चुप हो गई क्योंकि उसे पता है कि नोआ मजाक नहीं कर रहा। तभी दूर से आवाज आई कि फ्लड की वजह से खाना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नोआ को ये जान के थोड़ी राहत मिली कि एम्परर ने मदद भेजी है। लेकिन जब नोआ ने लोगों को दिया जाने वाला खाना देखा तो उसका मन भारी हो गया और वो बोलने लगा कि लोग ऐसा खाना कैसे खा सकते हैं। जिस पे पीछे से एक आदमी ने कहा कि ज्यादा मत बोलो वरना ये भी नहीं मिलेगा। नोआ सोचने लगा कि ये सूप तो पानी की तरह पतला है, लोग इससे मरेंगे तो नहीं पर उनमें काम करने की ताकत भी नहीं आएगी इसे खा के, और इस जगह को दोबारा से रहने लायक बनाने के लिए लोगों को अभी ताकत की जरूरत पड़ेगी। नुआ ने देखा कि लोग मजबूरी में यही खाना खा रहे थे और ये देख के उसे काफी ज्यादा बुरा लगा। उसे लगा कि एम्परर का हेल्प ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पे एक ऑफिशियल इंस्पेक्शन के लिए आया। नुआ चुपचाप सब कुछ देखता रहा। तभी गैरल ने बर्तन में देखा और खाना सूंघा। साफ था कि खाना खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी उसने कहा कि सब ठीक है और वो हंसने लगा क्योंकि उसके लिए अच्छा खाना पहले ही साइड करके रखा हुआ था। ये देख के नोआ समझ गया कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है। तभी नोआ सामने आया और गैरल को उसके काम के लिए कॉल आउट करने लगा। बट गैरल को अपने किए पे कोई शर्म नहीं थी। वो खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहा था और लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। नोआ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। नोआ को इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी लिवायथन अपने आप नोआ के हाथ में आ गई और नोआ ने उसके डेंजरस पावर को महसूस किया और उसने तय किया कि अगर उसके पास पावर है तो वो उसका इस्तेमाल सही काम के लिए करेगा। यही सोच के नोआ ने गैरल को उसके लालच की सजा दी और उसका सिर ही काट दिया। ये देख के गैरल के साथ काम करने वाले लोग भाग गए और नोआ के अटैक से जमीन पर इतना बड़ा निशान बन गया कि सभी आसपास के लोग डर गए। तभी वहां पे कुछ सोल्जर्स भी आ गए। उस ट्रुप के कैप्टन ने नोआ को देखा और तुरंत ही पहचान गया कि ये 13th इंपेरियल प्रिंस है। वो तुरंत नोआ के सामने झुक गया और उससे माफी मांगने लगा कि उसे पहले इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था और उसने सभी को बोला कि वो सभी एक प्रिंस के सामने खड़े हुए हैं। ये सुनते ही सारे लोग एक साथ झुक गए। इसके बाद नोआ ने रॉन को बताया कि खाने के इंतजाम में काफी बड़ा फ्रॉड हुआ है। नोआ ने कहा कि इसमें जितने भी लोग शामिल थे उन सभी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उसने ये भी कहा कि अब से खाना ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों को सच में ताकत दे। रॉन ने बिना किसी सवाल के नोआ की बात मान ली और उसने कहा कि वो यहाँ पे सब कुछ ठीक कर देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि 200 में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर एल्बर्ट तक पहुंच चुकी है। वो ये जान के हैरान हो गया कि स्वॉर्ड ने नोआ को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि लिवायथन ने उसे अपना मास्टर मान लिया। उसके बाद नोआ को उसके पिता एम्परर ने बुलाया। नोआ पहले से ही समझ गया था कि अब क्या होने वाला है। एम्परर नोआ से कहता है कि उसे सब पता चल चुका है एंड उसे ये भी पता है कि नोआ ने वो लैंड भी बेच दी थी जो उसे गिफ्ट में मिली थी।
ये सुनने के बाद नोआ ने मन में सोचा कि अब उसे जोर की डांट पड़ेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम्परर ने नोआ को थैंक्स कहा एंड बोला कि उसी की वजह से फ्लड के बाद और कोई बुरा नुकसान नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर लोग इस फ्लड का गलत फायदा उठाने लगते तो एम्पायर को काफी प्रॉब्लम होती। एम्पायर ने पूछा कि आखिर नोआ ने ऐसा क्यों किया, जिस पे नोआ बोलता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था क्योंकि उसकी मेड भी वहीं से थी। एम्पायर ने कहा कि इससे एक और बहुत अच्छी चीज हुई, जो कि है कि नोआ ने लिवाइथन स्वॉर्ड को कंट्रोल करना भी सीख लिया। एम्पायर ने नोआ के पावर स्टैट्स देखने की इच्छा जताई, जिस पे वहां खड़े प्रीस्ट ने नोआ के स्टैट्स को एम्परर के सामने लाया। नोआ ने भी ये देखा कि अब उसके पावर में लिवायथन स्वॉर्ड भी जुड़ चुकी है और उसकी वाटर एबिलिटी पहले से भी बढ़ चुकी है। एम्परर इससे काफी खुश हुआ और उसने नोआ से कहा कि वो अपनी समझ से आगे भी एम्पायर की मदद करे, जो सुन के नोआ काफी ज्यादा खुश हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक सिंगर को दिखाया जाता है एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नोबल री इनकारनेशन के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नोआ कैपिटल घूमने के लिए आया है, खासकर एक जगह जिसे रेड स्ट्रीट कहा जाता है, जहां एक फेमस सिंगर गाना गाती थी। नोआ के साथ जोई भी थी। उसने अपने विलेज के काम में पूरी तरह से मदद करी थी, इसलिए नोआ अब उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगा था। फिर वो दोनों मिलके उस सिंगर के शो पर पहुंचे, जहां जाते ही नोआ उस सिंगर का गाना सुन के रुक गया और उस सिंगर का नाम था एलिस। नोआ उसकी सिंगिंग सुन के बहुत ज्यादा अमेज हो गया था, बट तभी कुछ गुंडे स्टेज पर आ गए और एलिस के साथ बदतमीजी करने लगे। वहां का ओनर उन्हें रोकने के लिए आगे आया, पर उन गुंडों ने उसे भी धक्का दे दिया। वो लोग एलिस पर दबाव बनाने लगे और बोलने लगे कि वो सिर्फ गाना गा के अपने पिता के लोन को कभी नहीं चुका पाएगी। उनकी बातें सुन के एलिस काफी ज्यादा डर गई और वो काफी ज्यादा हेल्पलेस लगने लगी। नोआ ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था, इसलिए वो आगे आया और उन्हें रुकने के लिए कहा, पर उनमें से एक आदमी को गुस्सा आ गया और उसने नोआ को पकड़ लिया। उसी टाइम पे लेवाइथन ने अपना असर दिखाया और स्वॉर्ड में से एक अजीब सी एनर्जी निकली और वो सभी गुंडे वहीं पर ढेर हो गए। फिर वो लोग नोआ को धमकी देते हुए वहां से भाग गए। नोआ ने ओनर को समझा दिया कि अगर वो लोग दोबारा आए तो उन्हें सीधा उसके पास भेज दिया जाए। जोई ने ओनर को एक कार्ड दिया, जिसे देख के ओनर को समझ में आ गया कि वो कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि 13th इंपेरियल प्रिंस है। ये जान के वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। नोआ ने किसी की रिएक्शन पर ध्यान नहीं दिया और उसने एलिस से कहा कि उसका गाना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। नोआ ने एलिस से उसके हर महीने के जरूरत के बारे में पूछा, जिस पे एलिस ने जवाब दिया कि उसे घर के खर्चे के साथ साथ अपनी माँ का ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है। जो सुन के नोआ ने फैसला किया कि वो एलिस को हर महीने 25 रन देगा, ताकि वो बिना किसी टेंशन के सिर्फ अपनी सिंगिंग पे ध्यान दे सके। और उसने ये भी कहा कि अगर वो और भी ज्यादा अच्छा गाने लगे तो ये अमाउंट फ्यूचर में बढ़ भी जाएगी। ये सुन के एलिस काफी ज्यादा खुश हो गई और उसने नोआ को थैंक यू बोला। फिर नोआ ने एलिस को उसकी टोपी लौटा दी एंड उसे उसका गाना कंप्लीट करने के लिए कहा। फिर अगले सीन में जब नोआ अपने पैलेस पहुंचा तो उसने गेट के बाहर कुछ लोगों को सिर झुकाए वहां बैठे हुए देखा। फिर हमें पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो कि एलिस को परेशान कर रहे थे और अब वो नोआ से मिलके उससे माफी मांगना चाहते हैं। नोआ ने कहा कि उन्हें वापस भेज दिया जाए और उन्हें बता दिया जाए कि एक प्रिंस से जब चाहे तब नहीं मिला जा सकता। हेनरी ने नोआ के इस समझदारी की तारीफ की। उसने कहा कि बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को मिलने देना रॉयल फैमिली की वैल्यू कम कर देता है। नोआ ने कहा कि ये बात तो सही है, पर उसके माइंड में एक और रीजन भी था। अंदर जाके नोआ ने हेनरी से कहा कि वो उस सिंगर की मदद करना चाहता है। उसने कहा कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि प्रिंस अभी भी नाराज है तो वो लोग उस लड़की को दोबारा परेशान नहीं करेंगे। हेनरी नोआ की तारीफ करते हुए बोलता है कि वो इतनी कम उम्र में भी इतनी आगे की सोच सकता है, जहां उसी की उम्र के दूसरे बच्चे इतने समझदार नहीं होते। फिर बात मैजिक स्वॉर्ड पे आ गई और हेनरी नोआ से पूछता है कि क्या उसने सच में उस स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया है। एंड नोआ इस बात को एक्सेप्ट करता है एंड बोलता है कि ये सब हेनरी की ही एडवाइस की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी ने कहा था कि इस स्वॉर्ड की एक अपनी विल है। फिर हेनरी ने नोआ से पूछा कि वो इतनी बड़ी स्वॉर्ड को अपने साथ कैरी कैसे करता है, जिस पे नोआ बताता है कि स्वॉर्ड हर टाइम इतनी बड़ी नहीं रहती
एंड नोआ अपने मन मुताबिक इस स्वॉर्ड को छोटा या बड़ा कर सकता है। हेनरी ये देख के शॉक हो गया और नोआ ने उसे समझाया कि वो स्वॉर्ड को ऐसे ही छोटा बनाकर अपने स्लीव्स में छुपा के रखता है। नोआ ने बताया कि ये तरीका स्वॉर्ड ने ही उसे सिखाया था। हेनरी को ये मानने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ये स्वॉर्ड बहुत टाइम से एक नेशनल ट्रेजर की तरह रखी गई थी और कोई भी अब तक इसे यूज नहीं कर पाया था। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि वही गुंडे अभी भी गेट के बाहर बैठे हुए हैं। पूरा दिन बीत जाने के बाद भी जब नोआ उनसे नहीं मिला तब उनका पेशेंस अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। जैसे ही नोआ बाहर आया उनमें से एक आदमी बिल्कुल कंट्रोल खो बैठा और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। नोआ ने कुछ नहीं कहा, उसने बस एक नजर उनकी तरफ देखी और लिवाइथन की पावर की वजह से वो लोग वहीं पर फ्रीज हो गए एंड माहौल फिर से शांत हो गया। हेनरी ये देख के समझ गया कि नोआ ने फिर से स्वॉर्ड का पावर यूज किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ एक पार्टी में पहुंचता है। जैसे ही नोआ अंदर आया पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये साफ दिख रहा था कि अब लोग उसे बस एक प्रिंस नहीं बट एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे थे जो कि सच में लोगों की मदद करता है। रेडॉक ने मुस्कुराते हुए नोआ से पूछा कि प्रिंस, आपके कमर में ये क्या है? नोआ ने जवाब दिया कि ये क्राउन प्रिंस की तरफ से मिला एक गिफ्ट है। ये सुनते ही पूरा कमरा शांत हो गया एंड किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक नेशनल ट्रेजर ऐसे कमर में लटका के घूमा जा सकता है। तभी एक आदमी हंस पड़ा और बोला, एक इतना छोटा बच्चा एक असली ट्रेजर लिए कैसे घूमेगा? ये तो कोई खिलौना होगा। लेकिन जैसे ही नोआ की नजर उस आदमी पर पड़ी, उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तुरंत बात बदलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी लिवाइथन ने अपनी पावर रिलीज कर दी और पूरे हॉल में एक घुटन भरी प्रेशर फैल गई और सभी लोग डरने लगे। बट अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो गया। लोगों को समझ में आ गया कि स्वॉर्ड नाराज हो गई थी क्योंकि उसके मास्टर का अपमान हुआ था। तभी रेडॉक तालियां बजाते हुए बोलने लगता है कि हम लोगों ने अभी अभी महसूस किया कि एक नेशनल ट्रेजर क्या होता है। अब हॉल में मौजूद हर कोई नोआ को एप्रिसिएशन की नजर से देख रहा था क्योंकि वो इतनी कम उम्र में इतने खतरनाक स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहा था। फिर रेडॉक ने पूछा कि उस आदमी का क्या किया जाए जिसने आपकी इंसल्ट की। नोआ ने कहा कि कुछ नहीं, उसे छोड़ दिया जाए। उसके बाद हर कोई एक एक करके नोआ को अपना इंट्रोडक्शन देने लगा। फिर एलन नाम का एक आदमी नोआ से मिलने आया और उसके साथ एक बच्ची भी थी जिसका नाम था कैंडी। इंट्रोडक्शन के बाद नोआ ने एलन से पूछा कि क्या कैंडी उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। ये सुन के एलन शॉक हो जाता है। नोआ समझाता है कि एलन के वे ऑफ स्पीकिंग में ही नोबिलिटी है, बट कैंडी के साथ ऐसा नहीं है और उसके आंखों में देखने का तरीका स्लेवरी झेल चुके लोगों जैसा है। एलन तुरंत अपने घुटनों पे बैठ जाता है और मान लेता है कि ये सच है। वो बोलता है कि उसने कैंडी को एक स्लेव की तरह ही खरीदा था, पर वो काफी होशियार थी, इसलिए उसने उसे अपनी बेटी की तरह से ही पाला है। नोआ ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो गया और वो बोला कि मुझे आप जैसे लोग काफी ज्यादा पसंद है। एंड नोआ ने उन दोनों को अपने मैंशन में भी इनवाइट करा एंड फिर वो दोनों वहां से चले गए। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ अगले दिन बिना किसी रीजन के ही कैपिटल में घूमने निकल पड़ा है। एंड तभी उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई ऑस्कर के साथ होती है। ऑस्कर को ये जान के काफी मजेदार लगा कि नोआ अकेले ही घूमने निकल पड़ा है, क्योंकि नॉर्मली रॉयल फैमिली के बच्चे ऐसे घूमने नहीं निकलते। उस दिन ऑस्कर को भी कोई खास काम नहीं था, इसलिए वो भी नोआ के साथ घूमने निकल पड़ा। उसने कहा कि क्यों ना आज मार्केट में कोई ट्रेजर ढूंढा जाए। नोआ को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगा, पर पूरा दिन मार्केट में घूमने के बाद भी उन्हें कुछ खास नहीं मिला। ऑस्कर ने कहा कि शायद आज उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। नोआ को भी ऐसा ही लगने लगा, पर जाते जाते नोआ की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ गई। नोआ को वो किताब थोड़ी सी अजीब सी लगी, इसलिए उसने उस किताब को खरीद लिया। ऑस्कर ने उस किताब को देखकर कहा कि ये तो एक बहुत बड़े मेज की एक असली ग्रीमोर है। जैसे ही नोआ ने उस किताब को छुआ, लिवाइथन ने एक अजीब सा रिएक्शन दिया एंड नोआ ने स्वॉर्ड को उस किताब से टच किया एंड तभी उस किताब में से उसी महान मेज की स्पिरिट निकल आई जो कि इस किताब में कैद थी। ये देख के ऑस्कर बोलने लगा कि अभी के लिए यहाँ से निकलना ही सही रहेगा, पर नोआ ने अगले ही पल लिवाइथन से एक अटैक किया और उस स्पिरिट को वहीं पर खत्म कर दिया। ऑस्कर ये देख के हैरान हो गया कि इतने खतरनाक अटैक के बाद भी वहां के बिल्डिंग एंड लोग बिल्कुल सेफ हैं।
अगले ही पल एक आदमी इन दोनों के पास आया और बोला कि इसी गली में उसकी एक मैजिक आइटम्स की शॉप है। उसने कहा कि उसने अभी अभी प्रिंस की ताकत देखी और वो उन्हें एक खास चीज दिखाना चाहता है। वो दोनों ही उसके साथ उसके शॉप में चले गए। वहां उस आदमी ने उन्हें एक रिंग दिखाई और कहा कि ये रिंग सिर्फ अपने मास्टर के सामने ही अपनी असली ताकत दिखाता है। ऑस्कर ने नोआ को ये रिंग पहनने को कहा एंड नोआ ने जैसे ही उस रिंग को पहना वो रिंग चमकने लगी एंड उस रिंग ने नोआ को अपना नया मास्टर मान लिया और देखते ही देखते वो रिंग एक आर्मर में बदल गई। ऑस्कर ने कहा कि ये उसकी तरफ से नोआ के लिए एक गिफ्ट है एंड इसके बाद दोनों ही शॉप से बाहर निकल आए एंड ऑस्कर ने नोआ से पूछा कि क्या वो उसे घर छोड़ दे, लेकिन नोआ ने कहा कि नहीं, वो किसी का इंतजार कर रहा है। अगले ही मोमेंट वही पहले का एक गुंडा नोआ पे अटैक कर देता है। जोई ने भी बिना सोचे समझे आगे बढ़कर नोआ को बचाने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले ही नोआ के रिंग ने अपनी पावर दिखाई और अपने आप ही एक शील्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई एंड वो हमला बेकार हो गया एंड उस आदमी को भी वहीं पर पकड़ लिया गया। रिंग की ये पावर देख के ऑस्कर भी हैरान हो गया, लेकिन नोआ ने उसे समझाया कि उसने पहले ही इस रिंग को लेवायथन से कनेक्ट कर दिया था एंड इसीलिए जब उस पे हमला हुआ रिंग ने अपने आप ही उसे प्रोटेक्ट कर लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ फिर से एलिस का गाना सुनने के लिए आ गया है, बट नोआ देखता है कि आज भी कुछ लोग यहाँ एलिस को परेशान कर रहे हैं। नोआ बिना टाइम वेस्ट किए स्टेज पर चढ़ गया और उन दोनों के बीच में लड़ाई रोक दी। इसके बाद उसने उन दोनों आदमी को लेवायथन के पावर से एक झटका दिया, जिससे डर के वो दोनों वहां से भाग गए। सब कुछ शांत होने के बाद एलिस सोचने लगी कि वो नोआ का ये एहसान कैसे उतारेगी, जिस पे नोआ ने बोला कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो बस अपने गाने पे ध्यान दे, क्योंकि वो चाहता है कि एक दिन एम्परर भी उसे गाते हुए सुने। ये सुन के एलिस काफी ज्यादा खुश हो गई और रोने लगी एंड फिर से वो अपना गाना कंटिन्यू करती है एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नोबल री इनकारनेशन के एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नोआ के मेड्स उसे रेडी कर रहे थे। तभी एक दूसरी मेड आके बोलती है कि एक गेस्ट नोआ से मिलने के लिए आया है। नोआ समझ जाता है कि ये होलजॉय के गवर्नर जनरल हैं एंड नोआ उन्हें पैलेस के अंदर आने देने के लिए कहता है। फिर हमें बताया जाता है कि रॉयल फैमिली में एक ट्रेडिशन है कि रॉयल फैमिली के प्रिंस को एक लैंड दिया जाता है ताकि वो उस जगह को रूल कर सके और गवर्नमेंट अफेयर्स सीख सके। फिर हम देखते हैं कि ये मार्ले नाम का बंदा नोआ को रिस्पेक्ट से ग्रीट करता है, जिस पे नोआ बोलता है कि इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है एंड उसे ऊपर बैठने के लिए कहता है। फिर नोआ बताता है कि ये दूसरी बार था जब वो इस आदमी से मिल रहा है एंड इससे पहले वो 1 साल पहले इस आदमी से मिला था जब वो एक गवर्नर जनरल बना था। फिर नोआ मार्ले से पूछता है कि होलजॉय में सब कुछ कैसा चल रहा है, एज उसे एक इंपेरियल ऑर्डर दिया गया था होलजॉय में फ्लड कंट्रोल करने के लिए। मार्ले का उतरा हुआ चेहरा देख के नोआ समझ जाता है कि होलजॉय में फ्लड की वजह से चीजें ठीक नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि होलजॉय एक बहुत ही बड़ा लैंड है जहाँ ज्यादातर खाने की चीजें उगाई जाती है और एक बहुत बड़े रिवर के पास में होने की वजह से होलजॉय में ओकेशनली फ्लड आती रहती है। एंड एस मार्ले अल्मेरिया के वाटर क्लैन से बिलोंग करता है, इसीलिए एम्परर ने उसे होलजॉय का गवर्नर जनरल बनाया था, इस उम्मीद में कि वो वहां का फ्लड कंट्रोल कर पाएगा। फिर नोआ उससे पूछता है कि आखिर वहां प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, जिस पे मार्ले बताता है कि उन्हें फ्लड कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई फंडिंग नहीं मिली है, जिस वजह से वहां के फ्लड के सिचुएशन को अभी तक ठीक नहीं करा जा सका है। जो सुन के नोआ शॉक हो जाता है एंड बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास थोड़ी बहुत तो फंडिंग होगी ही, एज ये एक इंपेरियल ऑर्डर था। जिस पे मार्ले बोलता है कि हाँ, उन्हें फंडिंग अलॉट तो करी गई है, पर उन्हें अभी तक वो पैसे मिले ही नहीं हैं, एज होम मिनिस्ट्री कोई ना कोई बहाना दे के उन्हें वो पैसे देती ही नहीं। जो सुन के नोआ को सारा सिचुएशन समझ में आ गया एंड वो वहां से उठ के कहीं पर जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने के लिए आया है, जिस पे वो मिनिस्टर नोआ से पूछता है कि प्रिंस, क्या कोई खास वजह है कि आप आज खुद मुझसे मिलने के लिए आए हैं। फिर नोआ मार्ले की सिचुएशन के बारे में बताता है एंड बोलता है कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से उसके फंड्स को डिले किया जा रहा है। जो सुनने के बाद वो मिनिस्टर इस चीज को पूरी तरह से डिनाई कर देता है और नोआ पूछता है कि तो फिर मार्ले को अब तक उसकी फंडिंग क्यों नहीं मिली है, जिस पे वो मिनिस्टर फिर से एक एक्सक्यूज देने की कोशिश करने लगता है। बट तभी नोआ बोलता है कि अगर तुम ये बोलना चाहते हो कि ये सब
एक बच्चा नहीं समझेगा तो फिर चुप रहो। जिस पे मिनिस्टर घबरा जाता है एंड बोलता है कि वो ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। जो सुन के फिर नोआ उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है, जिस पे वो मिनिस्टर बोलने लगता है कि होलजॉय में पिछले साल भी फ्लड आई थी, जिस वजह से एम्परर ने होलजॉय के लोगों के टैक्स को माफ कर दिया था। एंड मिनिस्ट्री को लगता है कि होलजॉय उसी टैक्स के पैसे को यूज कर सकती है अपने फ्लड के सिचुएशन को ठीक करने के लिए। जो सुन के नोआ बोलता है कि क्या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम बोल रहे हो कि एम्परर ने उनके टैक्स को माफ कर दिया था क्योंकि उनके पास टैक्स देने के लिए पैसे ही नहीं थे, और तुम उन्हें वो पैसे यूज करने के लिए कह रहे हो जो उनके पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? जिस पे वो मिनिस्टर घबरा जाता है एंड वो फिर से एक्सक्यूज देने की कोशिश करने लगता है एंड बोलता है कि वो उन्हें अभी पैसे नहीं दे सकता, और वो रीजन देता है कि उन पैसों से एम्परर के लिए समर वेकेशन पैलेस बनाया जाने वाला है। जो सुनने के बाद नोआ बोलता है कि क्या अब तुम एम्परर के नाम का यूज करके पूरे रॉयल फैमिली को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? अगर बात ऐसी ही है तो क्या मैं खुद एम्परर से जाके बात करूं इस बारे में? जो सुनते ही मिनिस्टर घबरा जाता है एंड बोलता है कि वो तुरंत ही होलजॉय को फंड दे देगा। फंड्स मिलने के बाद मार्ले होलजॉय वापस चला जाता है फ्लड की सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तभी एक बंदा नोआ के लिए एक मैसेज लेके आता है एंड बोलता है कि एम्परर ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ एम्परर से मिलने के लिए पहुंच गया है एंड वो जाते ही एम्परर को ग्रीट करता है। एम्परर नोआ को देख के उसे शाबाशी देते हैं होलजॉय के सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने के लिए। जो सुन के नोआ शॉक हो जाता है कि ये जानकारी एम्परर के पास इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। फिर एम्परर नोआ को शाबाशी देते हुए बोलते हैं कि इतनी कम उम्र होने के बावजूद तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और फिर वो लिवायथन को देख के बोलते हैं कि तो लिवायथन अब ऐसा दिखता है, ये पहले से छोटा लग रहा है। एंड वो नोआ से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थे कि इतनी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड होने के बावजूद नोआ ने इसे अब मास्टर कर लिया है। फिर एम्परर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रक्टर को बुलाया है ताकि तुम इस स्वॉर्ड को और अच्छे से यूज करना सीख पाओ। फिर हमें उस इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है डेमियन। एंड एम्परर बोलते हैं कि डेमियन एम्पायर का सबसे बेहतर स्वॉर्ड्समैन है एंड शायद ही ऐसा कोई है जो कि उसे स्वॉर्ड फाइट में हरा सकता है। डेमियन फिर एम्परर से रिक्वेस्ट करता है कि वो नोआ को अभी टेस्ट करना चाहता है। जो सुन के एम्परर बोलते हैं कि तुम एक बच्चे को टेस्ट करना चाहते हो जिसे अभी स्वॉर्ड टेक्निक्स अच्छे से आती ही नहीं। जिस पे डेमियन बोलता है कि वो उसके एप्टीट्यूड को चेक करना चाहता है, उसके टेक्निक्स को नहीं। ये सुनते ही एम्परर भी उसे परमिशन दे देते हैं एंड डेमियन नोआ को टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है एंड नोआ से कहता है कि तुम मुझ पे जैसे चाहो वैसे अटैक कर सकते हो अपने स्वॉर्ड से। नोआ अगले ही मोमेंट डेमियन पे लिवायथन से अटैक कर देता है और वो डेमियन के स्वॉर्ड को उसके हाथों से दूर गिरा देता है। फिर अगले ही मोमेंट डेमियन एम्परर से माफी मांगता है और बोलता है कि उसके पास प्रिंस को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही एम्परर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि वो इस बार के नाइट सिलेक्शन एग्जाम में नोआ को जज बनाएंगे। नोआ फिर एम्परर से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो हर एक कैंडिडेट को कैपिटल में टेस्ट करना चाहता है क्योंकि वो हर रीजन में उन्हें खुद टेस्ट करने के लिए नहीं जा सकता, और वो नहीं चाहता है कि कोई भी टैलेंट किसी भी रीजन से ओवरलुक कर दिया जाए। जिस पे एम्परर भी एग्री कर लेते हैं। फिर हमें नोआ के पैलेस का सीन दिखाया जाता है एंड नोआ जोई से पूछ रहा था कि क्या उनके विलेज से भी कोई पार्टिसिपेंट है नाइट सिलेक्शन एग्जाम के लिए। जिस पे जोई बोलते हैं कि हाँ, उनके विलेज से हर साल एक कैंडिडेट को भेजा जाता है इस एग्जाम के लिए। जिस पे नोआ बोलता है कि इस साल के सारे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हो गए हैं एंड अगर उनका विलेज चाहे तो और कैंडिडेट्स को भेज सकता है। जिस पे जोई कुछ बोलना चाहती थी पर वो बोलने से हेजिटेट करती है, जो कि नोआ नोटिस कर लेता है एंड पूछता है कि क्या बात है। जिस पे जोई बताती है कि उनके विलेज से एक और कैंडिडेट को भेजना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सिर्फ एक कैंडिडेट को ही इस एग्जाम में भेजने के लिए उन्हें विलेज के सभी लोगों से डोनेशन लेना पड़ता है क्योंकि कैपिटल में सभी चीजें बहुत ज्यादा महंगी है एंड इसीलिए वो लोग हर साल बस एक ही कैंडिडेट को भेजते हैं। जिस पे नोआ बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूंगा क्योंकि मैं जितने पॉसिबल उतने टैलेंट्स को रिक्रूट करना चाहता हूँ। एंड बोलता है कि वो हर एक कैंडिडेट के रहने और खाने का इंतजाम खुद फ्री में करवाएगा। फिर नोआ इन्हीं सब चीजों को बायरन के साथ डिस्कस करने के लिए चला जाता है एंड बायरन भी सभी प्रिपरेशंस को ऑलमोस्ट फ्री में ही करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखते ही नोआ बायरन से पूछने लगता है कि तुम ये सब ऑलमोस्ट फ्री में क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हें
बदले में क्या चाहिए? जो सुन के बायरन बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट नोआ उसे कहता है कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जिस पे बायरन जवाब देता है कि कैपिटल में हर साल एक पैलेस एम्प्लॉयमेंट एग्जाम होता है, जो कि ऑलमोस्ट नाइट सिलेक्शन एग्जाम के लेवल का ही होता है। और मैं बस पूछना चाहता था कि आखिर इसमें किस तरह के लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। जिससे नोआ समझ जाता है कि बायरन पैलेस में अपने पहचान के एक लड़की को भेजना चाहता है, जिससे कि पैलेस में ऐसा कोई होगा जिससे कि उसे सपोर्ट मिल सकता है एंड शायद कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। बट बायरन तुरंत ही नोआ को बताने लगता है कि ये सब नोआ ने जिस मैटर में हेल्प मांगी है उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। फिर नोआ बोलता है कि ठीक है, पर अगर तुम लड़की को भेजना चाहते हो तो उस लड़की को पहले मेरा अप्रूवल पाना होगा। ये सुनते ही बायरन और उसकी बेटी कैंडी नोआ के सामने झुक जाते हैं एंड अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं और खुद को नोआ का सबऑर्डिनेट बोलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड नोआ देखता है कि बायरन को अपना सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करने पे उसके स्टैट्स इंक्रीज हो गए हैं। बट तभी हम देखते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है एंड नोआ का वाटर एबिलिटी स्टैट एस से डिक्रीज होके सिर्फ एस पे आ जाता है। एंड इसे देखते ही नोआ समझ जाता है कि शायद अल्मेरिया में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है और वो जोई से कहता है कि वो इसी वक्त एम्परर से मिलने जा रहा है। फिर अगले सीन में नोआ एम्परर को अल्मेरिया में आई प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जिस पे एम्परर नोआ से पूछता है कि आखिर उसे कैसे पता चला। जो सुन के नोआ समझ जाता है कि एम्परर को भी इसके बारे में पहले से ही पता है। फिर एम्परर नोआ को बताते हैं कि अल्मेरिया में एक रिबेलियन स्टार्ट हो गया है एंड एम्परर नोआ से पूछते हैं कि क्या नोआ खुद इस रेबेलियन के बारे में कुछ करने वाला है। जिस पे नोआ बोलता है कि वो अभी भी रियल लाइफ वॉर या कॉम्बैट से फेमिलियर नहीं है, इसीलिए इस रेबेलियन को रोकने के लिए उसके बड़े भाइयों में से कोई एक सही रहेगा। जो सुन के एम्परर पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इसके लिए कौन सही रहेगा। जिस पे नोआ बोलता है कि मेरे हिसाब से ब्रदर हेनरी इसके लिए सही रहेंगे। जिस पे एम्परर भी एग्री करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि हेनरी अब एल्मेरिया के लिए निकल चुका होता है एंड वो नोआ से पूछ रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो, ये रेबेलियन तुम्हारे लिए एक चांस हो सकता है एंड ये फ्यूचर में तुम्हें बेनिफिट दे सकता है। जिस पे नोआ बोलता है कि मैं अभी भी ऐसी सिचुएशंस के लिए रेडी नहीं हूँ, अगर मैं जीत भी जाऊं तो भी शायद कई सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। तभी लिवायथन नोआ को एक सिग्नल देता है एंड नोआ समझ जाता है कि उनके आसपास एनिमीज हैं एंड वो तुरंत ही कैरियज को रोकने के लिए कहता है एंड वो समझ जाता है कि ये लोग नोआ के ही पीछे आए हैं। तभी नोआ के चारों तरफ वाटर ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड कुछ लोग उसे कैप्चर करने का भी ट्राई करते हैं। बट नोआ अपने शील्ड की मदद से बच जाता है और एक एक करके सभी रेबल्स को हराने लगता है और उन्हें हरा के उन्हें पूछताछ के लिए कैप्चर कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में नोआ बायरन को उससे मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम अल्मेरिया के आसपास भी अपना बिजनेस चलाते हो क्यों, है ना? जिस पे बायरन एग्री करता है, बट नोआ उसे बोलता है कि खुद को मरा हुआ समझ लेना अगर तुमने ये किसी और से कहा, जो कि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अल्मेरिया में एक रेबेलियन स्टार्ट हो गया है और वो बायरन को पैसे देके उस एरिया के सभी खाने की चीजों को खरीद लेने के लिए बोलता है जो कि घोड़े खाते हैं। तभी एटलीस्ट रेबल्स के घोड़े वॉर में बेकार हो जाएंगे और नोआ सोचता है कि इससे शायद हेनरी की इस वॉर में थोड़ी सी भी मदद हो जाएगी। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम नोआ एंड एम्परर के बीच में एक कन्वर्सेशन देखते हैं, जहां एम्परर बताते हैं कि जिन असैसिन्स को नोआ ने पकड़ा था उन्होंने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया है एंड वो बोलते हैं कि वो असैसिन्स नोआ को पकड़ के एम्परर से अपना काम निकलवाना चाहते थे। ये सब सुन के नोआ बोलता है कि उन्होंने ये सब बहुत ही आसानी से बता दिया है, ऐसा हो सकता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जिस पे एम्परर बोलते हैं कि उनसे सच निकलवाने के कई तरीके हैं और फिर वो नोआ को अप्रिशिएट करते हैं रेबल्स के हॉर्सेस को टारगेट करने के लिए, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएंगे। बट नोआ ये सब सुन के शॉक हो जाता है क्योंकि उसने बस अभी अभी ये ऑर्डर ही दिया था, ये अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो एम्परर को ये कैसे पता चल गया। नोआ के इस आइडिया के लिए एम्परर नोआ के क्रेस्ट में एक स्वॉर्ड ऐड करने का रिवॉर्ड देते हैं एंड हमें पता चलता है कि एम्पायर में ये सबसे बड़ा ऑनर है। बट किसी ने अगर बिना परमिशन के ऐसा करने की कोशिश करी तो उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है। नोआ इस चीज के लिए एम्परर को थैंक यू बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड नोआ बायरन से मिलने के लिए आता है एंड बायरन बोलता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है एंड वो उन रेबल्स के लीडर के बारे में भी बताता है
कि वो अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी एक मेड वहां पर आके नोआ को रिपोर्ट देती है कि गेट पे एक बहुत ही घायल आदमी आया है एंड बोल रहा है कि उसके पास नोआ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। नोआ तुरंत ही उस आदमी से मिलने के लिए जाता है एंड वो आदमी बोलता है कि वो अल्मेरिया का एक गार्ड है एंड वो बोलता है कि उसी के एक सुपीरियर ने अल्मेरिया में एक रेबेलियन स्टार्ट किया है एंड इसी वजह से वो यहाँ पे नोआ को ये रिपोर्ट देने के लिए आया है। ये सुन के नोआ उस गार्ड को थैंक यू बोलता है उसे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए एंड वो अपनी मेड से उस गार्ड का ट्रीटमेंट करने के लिए एंड उसे इस इन्फॉर्मेशन के लिए रिवॉर्ड देने के लिए कहता है। ये सब देख के बायरन नोआ से पूछता है कि उसने उस गार्ड को इस इन्फॉर्मेशन के लिए रिवॉर्ड क्यों दिया, जबकि नोआ को ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता है। जिस पे नोआ बोलता है कि मैं उस गार्ड को इस इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि उसके लॉयल्टी के लिए रिवॉर्ड दे रहा हूँ, क्योंकि उसने बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड जोई नोआ के पास आती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी, जो देख के नोआ पूछता है कि क्या बात है, वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। जिस पे जोई नोआ को बोलती है कि किसी ने उसे पैसे दिए हैं ताकि वो नोआ को नींद की दवाई खिला दे। जो सुन के नोआ पूछता है कि अगर तुम्हें ये काम करने के लिए पैसे मिल ही चुके हैं तो फिर तुम ये सब मुझे क्यों ही बता रही हो। जो सुन के जोई शॉक हो जाती है एंड बोलती है क्योंकि वो कभी भी नोआ को बिट्रे नहीं कर सकती, क्योंकि नोआ ने उसकी मदर और उसकी विलेज की बहुत ज़्यादा मदद करी है। फिर जोई बोलती है कि उन लोगों ने जोई को धमकी दी है कि अगर उसने ऐसा नहीं करा तो वो लोग जोई को ही मार देंगे एंड बोलती है कि वो फिर भी नोआ को बिट्रे नहीं कर सकती। जो सुनने के बाद नोआ जोई से बोलता है कि तुम वैसा ही करो जैसा उन रेबल्स ने तुमसे करने के लिए कहा है एंड मुझे उनके पास ले जाओ और तुरंत ही वहां से तुम दूर चली जाना और छुप जाना, नहीं तो वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ को होश आता है एंड कुछ लोग बात कर रहे थे। फिर नोआ लिवाइथन को निकाल लेता है एंड खुद को फ्री कर लेता है एंड लिवाइथन के मेमोरीज से देखता है कि नोआ के बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ। फिर वो सारा सिचुएशन समझने के बाद अपनी स्वॉर्ड लेके उन रेबल्स के सामने आ जाता है और एक एक करके सारे रेबल्स को हरा देता है जिन्होंने उसे पकड़ लिया था। और तब तक वहां जोई भी गार्ड्स को लेके आ जाती है। फिर नोआ उन गार्ड्स को उन रेबल्स को अरेस्ट करने के लिए कहता है, बट तभी एक रेबल के पास से एक स्वॉर्ड नीचे गिरता है, जो देख के नोआ समझ जाता है कि इस स्वॉर्ड पे किसी ने कर्स चढ़ाया हुआ है और वो उन गार्ड्स को इस स्वॉर्ड को टच करने से मना करता है एंड उसे लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि इन्हीं रेबल्स के लीडर का काम है। फिर नोआ लिवाइथन की मदद से रेबल्स के लीडर को ट्रैक करता है एंड दूर से ही लिवाइथन के पावर का यूज करके उसे मार देता है। एम्परर को भी इस बारे में पता चल जाता है एंड वो नोआ को उसके इस अचीवमेंट के लिए शाबाशी देते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि रेबल्स के लीडर के मारे जाने की वजह से सारे रेबल्स कमज़ोर हो चुके थे एंड हेनरी ने उन सभी को बहुत ही जल्द कैप्चर कर लिया। फिर हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहां एम्परर उन रेबल्स के पनिशमेंट को डिसाइड करने वाले थे। एम्परर उन सभी रेबल्स को डेथ पनिशमेंट देने का डिसाइड करते हैं, पर तभी नोआ उन्हें ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जो सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड एम्परर नोआ से इसका रीज़न पूछते हैं, जिस पे नोआ बोलता है कि एम्परर को गुस्से में डिसीजन ना लेके लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देनी चाहिए, वरना इससे एम्परर का ही नाम खराब होगा। जो सुन के एम्परर भी अपने मिस्टेक को मानते हैं एंड नोआ को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि नोआ ने उन्हें ये गलती करने से रोक लिया एंड इसके लिए एम्परर नोआ को एक टाइटल देने का भी डिसाइड करते हैं एंड वो नोआ को वाइज प्रिंस का टाइटल भी देते हैं। फिर वो अचानक से बोलते हैं कि नोआ, काश अगर तुम और थोड़े टाइम पहले इस दुनिया में आए होते तो। एंड ये कह के ही वो रुक जाते हैं एंड किसी को भी इसका मतलब समझ में नहीं आता। फिर एम्परर नोआ से पूछते हैं कि कुछ ही टाइम में नाइट सिलेक्शन एग्जाम है, क्या उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कैंडिडेट्स को कैसे सिलेक्ट करेगा। जिस पे वो बोलता है कि वो इस मीटिंग के बाद एम्परर को डायरेक्टली अपने प्लान को दिखाना चाहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ चाय पी रहा होता है एंड कुछ लोग बकेट्स लेके नोआ की तरफ आ रहे होते हैं एंड वो नोआ पे पानी फेंकने लगते हैं, बट उसका मैजिकल रिंग ऑटोमेटिकली उसे ब्लॉक कर देता है, जो देख के एम्परर भी शॉक हो जाते हैं। फिर नोआ बोलता है कि वो पार्टिसिपेंट्स को भी उस पे ऐसे ही अटैक करने के लिए कहेगा और जिसका भी अटैक उसे सबसे स्ट्रांग लगेगा वो उन कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट कर लेगा। जो सुन के एम्परर नोआ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो,
कि नाइट्स को सिलेक्ट करने के लिए तुम खुद पे भी अटैक करवाने के लिए रेडी हो। एंड यहीं पे यह एपिसोड खत्म हो जाता है। नोबल री इनकारनेशन के एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फाइनली नाइट सिलेक्शन एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, जहां हमें बहुत सारे कंटेस्टेंट भी दिखाए जाते हैं जो कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इस बार का नाइट सिलेक्शन एग्जाम बहुत ही अलग था, क्योंकि इस बार खुद एक प्रिंस नाइट्स को सिलेक्ट करने वाला था। फिर हम देखते हैं कि सारे कंटेस्टेंट्स एक एक करके नोआ पे अटैक करने आ रहे थे, और नोआ स्टेज पे बैठ के आराम से चाय पी रहा था। तो इस बार के एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस ही ये था कि सारे कैंडिडेट्स नोआ पे अटैक करेंगे, और जो भी कैंडिडेट नोआ को स्ट्रांग इनफ लगेगा वो उसे सिलेक्ट कर लेगा। तभी एक कैंडिडेट आके नोआ पे अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर तभी नोआ की मैजिक रिंग उसके सामने एक शील्ड क्रिएट कर देती है, जिस वजह से इस अटैक से नोआ को कुछ भी नहीं होता। उल्टा उस कैंडिडेट का स्वॉर्ड ही टूट जाता है। ये सब देख के वहाँ मौजूद सभी लोग यही सोचने लगते हैं कि इस बार शायद कोई भी ये एग्जाम पास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि शायद कोई भी नोआ को हरा नहीं पाएगा। और ऐसा ही हो रहा था, और कोई भी नोआ को एक स्क्रैच तक नहीं दे पा रहा था। एंड तभी हमें एम्परर और उनके अटेंडेंट को दिखाया जाता है, और एम्परर भी यही सब सोच रहे थे कि शायद इस बार कोई भी एग्ज़ाम ये पास नहीं कर पाएगा। और वो सोचते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि नोआ किस तरह के नाइट्स को सिलेक्ट करेगा। फिर हमें एक मेज को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल फायर मैजिक से नोआ पे अटैक करता है, पर इससे भी नोआ को कुछ भी नहीं होता, और वो इस अटैक से भी काफ़ी आसानी से बच जाता है। अब नोआ को भी लगने लगा था कि शायद अब और कोई भी नहीं आएगा जो कि उसके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाए, क्योंकि अब शाम होने लगी थी। बट तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, और सभी लोग उसे देख के सोचने लगते हैं कि जब इतने सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स कुछ नहीं कर पाए तो ये लड़की क्या कर लेगी। पर वो लड़की लोगों की इन बातों को इग्नोर करते हुए नोआ पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, और वो अटैक कर भी देती है। एंड अभी भी नोआ का शील्ड पहले ही नोआ के सामने आ जाता है। बट इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग थी, क्योंकि इस लड़की के अटैक की वजह से नोआ के शील्ड में एक क्रैक आ जाता है, एंड साथ ही साथ उसका शील्ड टूट भी जाता है। एंड उस अटैक की वजह से नोआ के हाथ में थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। इस वजह से वहां पे मौजूद सोल्जर्स उस लड़की को पकड़ लेते हैं, बट नोआ उनसे उस लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, और वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है, जिस पे वो अपना नाम शर्ली बताती है। फिर नोआ बोलता है कि तुम इस टेस्ट में पास हो गई हो, जो सुन के वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शर्ली खुद भी शॉक हो के नोआ से पूछने लगती है कि मैं पास कैसे हो गई, मैंने आपको चोट पहुंचाई है। जिस पे नोआ बोलता है कि यही तो एग्जाम था कि तुम मुझ पर अटैक करोगी और मेरे डिफेंस को ब्रेक करोगी, और तुमने ये कर दिया है, इसीलिए तुमने ये एग्जाम पास कर लिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, एंड शर्ली नोआ से फिर से पूछ रही थी कि क्या मैं सच में पास हो गई, जिसपे नोआ बोलता है कि हाँ तुम पास हो गई हो। बट शर्ली फिर भी नोआ को चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगती है, जिसपे नोआ शर्ली से कहता है कि तुम फिर से अपनी स्वॉर्ड से मुझ पे अटैक करो। जो सुन के शर्ली फिर से रेडी हो जाती है, एंड नोआ पे अटैक कर देती है। बट इस बार नोआ के शील्ड को एक स्क्रैच तक नहीं आई थी, जो देख के शर्ली शॉक हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिस पे नोआ बोलता है कि तुमने मुझे गलती से चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि मैंने खुद तुम्हें अलाउ करा मुझे चोट पहुंचाने के लिए। शर्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, जिस पे नोआ उसे समझाते हुए बोलता है कि मुझे एक ऐसा नाइट चाहिए था जो कि बिना किसी हेजिटेशन के मेरा ऑर्डर फॉलो करे, ना कि मुझसे डर के मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने में हेजिटेट करे। और इसीलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया, क्योंकि तुम में वो रिजॉल्व है कि तुम मेरी कोई भी ऑर्डर मानोगी। जो सुन के शर्ली अपनी लॉयल्टी नोआ के लिए प्लेज करती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर नोआ का चेकअप करने के लिए आ जाते हैं, एंड चेकअप करने के ऐसे तरीके को देख के शर्ली हैरान हो जाती है। जिस पे नोआ उसका रीज़न पूछता है, जिस पे वो बताती है कि उनके विलेज में कोई भी डॉक्टर नहीं है, इसलिए विलेज के एल्डर्स ही छोटे मोटे चोट की ट्रीटमेंट करते थे। जो सुन के वो डॉक्टर बोलता है कि गरीब विलेजेस में ऐसा ही होता है। जिस पे नुआ शर्ली को उसका पहला ऑर्डर देता है कि उसे उसके विलेज से इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग लोगों को लाना होगा, एंड नुआ डॉक्टर को उन लोगों को अपना अप्रेंटिस बनाने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में एक नाइट नुआ के पास आता है, नाइट सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। और वो बोलता है कि इस बार नुआ की वजह से सारे के सारे सिलेक्टेड नाइट्स अपने काम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं।
फिर नोआ शर्ली को उस नाइट को बाहर छोड़ने जाने के लिए कहता है। शर्ली उस नाइट को झुक के थैंक यू बोलती है यहाँ तक आने के लिए, जो देख के वो नाइट बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम दोनों ही सेम पोस्ट पे हैं। एंड ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें एलिस को गाते हुए दिखाया जाता है एंड नोआ भी वहीं पे था। तभी जोई एक लेटर लेके नोआ के पास आती है एंड बोलती है कि जिन गार्ड्स ने उसे ये लेटर दिया था, उन्होंने बोला कि कोई ये लेटर उन्हें दे के भाग गया। उस लेटर से नोआ को पता चलता है कि अल्मेरिया में अभी भी कुछ रेबल्स हैं जो कि कुछ तो प्लान कर रहे हैं एंड ये लेटर देने वाला अंडर कवर होके उन्हें ही इन्वेस्टिगेट करने गया है। इससे नोआ को समझ में आ जाता है कि ये वही सोल्जर है जो कि नोआ को पहले भी अल्मेरिया के रेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया था। नोआ बोलता है कि हेनरी अभी भी वहीं पे है एंड उसे जल्दी से हेनरी को ये इन्फॉर्मेशन देना होगा ताकि वो ये सब पहले ही रोक सके। बट फिर हमें पता चलता है कि वो सोल्जर पकड़ा गया एंड उन रेबल्स ने उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया। इवन तो हेनरी ने उसे बाद में रेस्क्यू कर लिया, पर वो सोल्जर अभी भी अनकॉन्शियस है। इन सब के लिए नोआ खुद को दोष देने लगता है एंड वो जोई से कहता है कि उस सोल्जर के ट्रीटमेंट के लिए जो भी चाहिए वो उस तक पहुंचा दिया जाए। फिर अगले सीन में नोआ और शर्ली मार्केट में गए हुए होते हैं क्योंकि नोआ अपने बड़े भाई हेनरी के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहता था, क्योंकि उसने अल्मेरिया के सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी और उसी की वजह से अब वहाँ सिचुएशन स्टेबल है। नोआ फिर से उसी शॉप में जाता है जहाँ से उसने वो मैजिक रिंग लिया था। वहाँ का ओनर नोआ को गिफ्ट के लिए कई सारी अलग अलग चीज़ों के साथ एक ग्लास की स्टैचू भी दिखाता है, जो देख के नोआ भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि क्या ग्लास से भी ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। जिस पे उस शॉप का ओनर बोलता है कि अब पूरी दुनिया में बस ऐसे दो ही स्टैचूज हैं। जो सुन के नोआ उस स्टैचू को 10,000 गोल्ड कॉइन्स में खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। बट तभी वहाँ पे ऑस्कर भी आ जाता है एंड उसकी भी नज़र उस ग्लास की स्टैचू पर पड़ जाता है एंड वो उसे तुरंत ही पहचान लेता है। वो बोलता है कि तो तुम्हें ये सेकंड वाला स्टैचू मिल गया। जो सुन के नोआ पूछता है कि तो क्या आपको पता है कि पहला वाला स्टैचू कहाँ पर है? जिस पे ऑस्कर बोलता है कि हाँ, वो मेरे ही पास है। जो सुनते ही नोआ उस सेकंड वाले स्टैचू को तोड़ देता है एंड ऑस्कर से बोलता है कि अब आपके पास जो पहला स्टैचू है वही वन एंड ओनली ओरिजिनल वाला है। ये सब नोआ ने ऑस्कर को इम्प्रेस करने के लिए किया था, क्योंकि ऐसा करने से ऑस्कर के पास जो स्टैचू है अब उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद नोआ हेनरी के लिए कोई दूसरा गिफ्ट सिलेक्ट कर देता है। फिर वापस पैलेस जाते समय नोआ नोटिस करता है कि शर्ली थोड़ी परेशान लग रही है, जिस पे नोआ पूछता है कि उसे क्या हुआ एंड वो बोलती है कि वो उस स्टैचू के बारे में सोच रही थी। उसे पता है कि नोआ ने ऐसा क्यों किया, पर फिर भी वो कितना कीमती ट्रेजर था और नोआ ने उसे बिना किसी हेजिटेशन के डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा क्यों? जिस पे नोआ बोलता है कि क्योंकि वो बस एक ऑब्जेक्ट था और मेरे लिए असली ट्रेजर वो लोग हैं जिन पे मैं भरोसा करता हूँ। फिर हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोआ अब 12 साल का हो चुका है एंड यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो आई होप तुम लोगों को ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा एंड अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो भी पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।